चलिए यहाँ पे उपस्थित हमारे स्पेशल एजुकेटर और जो भी रिसोर्स पर्सन्स हैं और आए हुए जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेटर और अन्य जो भी स्पेशल में क्षेत्र में ज्ञान रखना चाहते हैं जिनको सीआरई बहुत नेसेसरी होता है, तो आज हमारा जो 3 डेज ये देखा जाए कि ये देवी स्कूल स्पीच एंड हियरिंग रिहेबिलिटेशन थेरेपी में टॉपिक जो है आर्टिकुलेशन ट्रेनिंग इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर्टिकुलेशन एक अलग फंडा होता है। और पहले तो ये चीज़ देखा जाए कि जितने भी लोग आए हुए हैं सीआरई करना क्यों चाहिए, तो सीआरई बहुत नेसेसरी होता है। सीआरई का मतलब ये होता है कि सीआरई का मतलब ये होता है कि क्रिएटिव रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, यानी हमें सतत पुनर्वास प्रशिक्षण इस समय लेना चाहिए कि हमेशा जो हम पहले की चीज़ों को पढ़ चुके हैं और हमें यूटिलाइजेशन के समय हमें ये चीज़ जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या क्या बच्चों को बता सकें। तो इसमें जो टॉपिक आपका आर्टिकुलेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो पहले तो हम ये चीज समझें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है, अगर सीधे सीधे हम तौर से समझते हैं तो बौद्धिक अक्षमता कह सकते हैं। बौद्धिक अक्षमता का मतलब ये हो सकता है कि आपको ये इससे शब्द से ही क्लियर होता है कि बौद्धिक अक्षमता जो होता है यानी सामान्य बच्चों से डीले यानी सामान्य बच्चों से हटके जो आईक्यू लेवल देखा जाता है, तो यानी बुद्धि लब्धि निकालने का एक फार्मूला भी होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा कि MA/CA × 100 करके मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100 करके अगर आप चाहें तो ऐसे बच्चों का आप IQ लेवल निकाल के ये चीज जान सकते हैं कि ये बच्चा का ये बच्चा किस कैटेगरी का है। जैसे अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि वर्गीकरण किया जाए, तो वर्गीकरण अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने इस फार्मूले के आधार पर हमें 4 कैटेगरियां बांट के दी। जैसे अगर आप देखते होंगे तो लोग कहते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 कैटेगरियां होती हैं। और ये 4 कैटेगरियां जो माइल्ड की कैटेगरियां होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जनरली ये करते हैं कि 50 से 70 जो होता है IQ लेवल जिस बच्चे का होता है, तो हम लोग ये जान जाते हैं कि ये बच्चा माइल्ड कैटेगरी का होगा। अगर 70 के अबव है तो लोग कहते हैं जनरल बच्चा होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं 70 से 90, 90 से 110 तक, उसके ऊपर जीनियस का ये कैटेगरी माना जाता है कि बच्चा जीनियस होगा। लेकिन ये माइल्ड कैटेगरी यानी 50 से 70 के बीच की जो IQ लेवल अगर आती है, तो ये मान के चलिए कि वो बच्चा माइल्ड कैटेगरी का है और एजुकेशन ले सकता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया कि मॉडरेट होता है, तो मॉडरेट में एक चीज आपने देखा होगा कि जितने भी हम इस प्रोसेस पे ये करते हैं कि 50 से लेके 35 के बीच का जो क्लासिफिकेशन देखा गया, तो ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट के जो बच्चे होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं। अगर देखा जाए तो उनको हमारे टीचर जो होते हैं कहीं ना कहीं शिक्षण प्रशिक्षण दे के ये चीज कह सकते हैं कि ये बच्चे का IQ लेवल जो है ये मॉडरेट कैटेगरी का बच्चा है, जिसकी वजह से इसको यही चीज दिया जा सकता है। अगर सीवियर की बात करते हैं तो सीवियर में हम एक देखते हैं कि 35 से लेकर 25 के बीच तक जो भी इनकी क्लासिफिकेशन में देखा जाता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कस्टोडियल के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर उसके बाद एक सीवियर आता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड का जो बच्चा होता है वो कस्टोडियल होता है, उनको केयर की जरूरत होती है, उनको सर्व की जरूरत होती है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको देख रेख में ही रखते हैं। तो ऐसे बच्चे को अगर देखा जाए तो हम क्लासिफिकेशन के आधार पे जितना भी चीज अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को देखते हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में देखते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के क्लासिफिकेशन के आधार पर 4 भागों में बांट दिया, माइल्ड कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी और सीवियर एंड प्रोफाउंड कैटेगरी। तो माइल्ड कैटेगरी में आप ये जान भी सकते हैं कि अगर माइल्ड में हमने आपको बता के भी दिया कि ये इतने अगर रेशियो में IQ लेवल है, और IQ लेवल निकालना भी हम आपको बता दिए। अब ये चीज होती है कि तमाम तरह की जो परिभाषाएं होती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, उन्होंने 1983 में एक प्रोसेस बताया था कि उनके कहने का मतलब होता है कि मस्तिष्क में अपूर्ण क्षति की वजह से जो होता है ये जो दिव्यांगता आ जाती है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये चीज अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का तमाम जो लेवल निकाला गया वो विभिन्न प्रकार के निकाले गए। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर ये जो 4 कैटेगरियां होती हैं इसको आप लोग बखूबी जानिए।
अब एक चीज आती है कि इंटेलेक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार की दिव्यांगता आ जाती है, और वो दिव्यांगता जो होती है, जैसे अभी हम आपसे बता दें तो ये देखा जाए तो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कहते हैं जैसे हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोसिफेली की, तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि अगर बच्चे का ऑवरेज से ज्यादा अगर सर का बड़ा हो जाना, यानी ये आप दे सकते हैं कि इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली का मतलब मस्तिष्क का बड़ा होना, और माइक्रोसिफेली का मतलब होता है मस्तिष्क का छोटा होना। ऐसे बच्चे को आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा जरूर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का होगा, क्योंकि एक औसत से बड़ा होना और एक औसत से छोटा होना, ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है, हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक रीजन होता है। एक चीज आपने देखा होगा कि ये जो डिसेबिलिटी आती है इसके रीजन भी होते हैं, कुछ तो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब गुणसूत्री रीजन की वजह से भी होता है। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि अगर क्रोमोसोम्स के आधार पर अगर देखते हैं तो लोग कहते हैं कि एक जनरल जो व्यक्ति होता है तो वो 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र का अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 46 गुणसूत्र में एक परफेक्ट आदमी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल के दोनों होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम्स ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं एक्स और वाई। तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स में कभी अगर क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर गया 46 की जगह मतलब 47 हो गया, और 47 की जगह कभी 46 की जगह 45 हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ऐसे बच्चे को हम डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एंड मतलब ये कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की टर्नर सिंड्रोम, ये 3 प्रकार से क्या होती है, यानी ये क्रोमोसोम बढ़ते और घटते हुए क्रम में ऐसे बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे को हम लोग मंगोली टाइप का कहते हैं, जीभ का मोटा होना, नाक का धंसा होना और माथे का उभार होना। तो ऐसे बच्चों को आप देख के भी बता सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आधार पे है। इसी के आधार पर हम देख के एक चीज और कह सकते हैं कि ब्रेन को जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ही एक कैटेगरी ये भी आती है कि सेरेब्रल पॉल्सी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तकी पक्षाघात। अगर प्रमस्तकी पक्षाघात में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बच्चों का अगर ब्रेन से अगर कोई चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क का लकवा, इसको प्रमस्तकी पक्षाघात कहते हैं। ये एक प्रकार की भी दिव्यांगता है जो मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। तो इसके मस्तिष्क से रिलेशन होने का मतलब होता है कि इसमें 4 प्रकार के दिव्यांगता लगभग ऐसे दिख जाती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हेमीप्लीजिया। तो हेमीप्लीजिया का मतलब ये होता है कि वन साइडेड, चाहे हैंड लेग्स दोनों जो होते हैं वन साइडेड कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे बच्चे को हम कह सकते हैं ये सीपी का बच्चा है लेकिन हेमीप्लीजिया है। अगर हम कहते हैं कि ये डाईप्लीजिया है तो डाईप्लीजिया में एक प्रोसेस पे आप कह सकते हैं कि डाईप्लीजिया में जो होता है 2 रीजन होते हैं। डाईप्लीजिया का मतलब यानी बोथ हैंड्स या बोथ लेग, यानी दोनों हाथ या दोनों पैर जो होता है वो उसको ऐसे प्रोसेस पे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे करके ये चीज कर सकते हैं कि ये आपका डाईप्लीजिया है। अगर क्वाड्रिप्लीजिया की बात आती है तो क्वाड्रिप्लीजिया में हम एक चीज जरूर ध्यान देते हैं कि क्वाड्रिप्लीजिया का मतलब होता है कि जब मतलब यानी चारों अंग आपके, यानी दोनों हाथ दोनों पैर अगर ऐसे डिफेक्टेड होते हैं तो ये एक प्रकार का होता है, इसको लोग बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया का मतलब आप ये जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट जो बैठे हुए हैं और सब लोग ये जान रहे हैं कि अगर ये ऐसे प्रोसेस होते हैं तो क्वाड्री का मतलब ये होता है 4, यानी दोनों हाथ दोनों पैर। हेमी का मतलब होता है वन साइडेड, एक हाथ मतलब एक साइड का एक हाथ एक पैर। अगर डाई कहते हैं तो डाई का मतलब दोनों हाथ भी हो सकता है और दोनों पैर भी हो सकता है। तो ऐसे जो भी प्रोसेस होते हैं हम ऐसे प्रक्रिया को कह सकते हैं ये सीपी से रिलेटेड बच्चा होता है। अगर सीपी से रिलेटेड बच्चा अगर ऐसा प्रोसेस करता है तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। अगर आप ऐसी चीज अगर देखते हैं तो तमाम ऐसी चीजें आती रहती हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये बच्चा जो होता है ये पूरे मतलब ये दुनिया भर की चीजें जितनी भी चीज होती हैं, जैसे अगर हम आर्टिकुलेशन की बात भी करते हैं यहाँ पे कि आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि देखिए 2-3 चीजें होती हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब किसी चीज को क्रमबद्ध करना यानी लयबद्ध करना। जैसे अगर ब्रेन में अगर कोई चीज रिलेटेड होता है, अगर बौद्धिक अक्षमता बच्चे के अंदर होता है तो वो आर्टिकुलेशन नहीं बन पाता। जैसे अभी अब देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है यानी हमारे मस्तिष्क का जो समन्वयन होता है
बॉडी से रिलेटेड, जैसे नोज का होता है, माउथ का होता है, टीथ का होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं दांत का, मुंह का, नाक का, आंख का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो आर्टिकुलेशन सही नहीं होता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ये लगता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है क्या, हम लोग कभी आम भाषा में पागल भी कह देते हैं, जबकि ये हमें पागल कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो दिव्यांगताएं होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, और ये कभी किसी के समय भी आ सकती है। तो बौद्धिक अक्षमता एक अलग रीजन होते हैं, लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे मेंटल इलनेस, जैसे भी होता है कि एक मेंटल इलनेस भी होता है, तो लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, बौद्धिक अक्षमता को मानसिक बीमारी भी समझ लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारी एक अवस्था के अनुसार होती है, वो आफ्टर 18 साल के बाद होती है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो चीज 18 साल के बाद अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये बचपना की अवस्था नहीं है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता होती है, ये आपके चाइल्ड स्टेट से होती है, बाय बर्थ हो सकती है। और ये बाय बर्थ में एक चीज, हमें कोई भी चीज होना चाहिए तो बच्चे को देख के ये असेसमेंट जरूर कर लेना चाहिए। हमें, आप लोगों को, जितने भी लोग बैठे हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि पहले बच्चे को आकलन करना चाहिए, बच्चे की केस हिस्ट्री लेनी चाहिए, बच्चे के बिहेवियर को देखना चाहिए, और बच्चे को जब भी किसी चीज का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है कि नहीं है, तो हम उसके बिहेवियर पे देख सकते हैं, उसके एक्टिविटी को देख के बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक आपके साथ स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अगर इतने लोग बैठ के अगर किसी चीज का असेसमेंट करते हैं तो ये मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा मतलब ये माना जाता है कि यानी सब लोगों ने सही कहा होगा, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के पास कोई मानक नहीं होता है, बस वो बिहेवियर के आधार पर एक आकलन करता है कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है और वो आर्टिकुलेशन के रिलेटेड को कर रहा है। क्योंकि दांतों का समन्वय नहीं हो सकता है, जीभ का वो नहीं हो पाता है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों के जो सही ढंग से निकल नहीं पाते। तो ये अगर ये चीज देखती है कि अगर मानसिक मंदता जो होती है, हमने क्लासिफिकेशन के आधार पर भी आपको बताया, लेकिन आप इसके रीजन जरूर जाने। ये इसके जो रीजन होते हैं वो 3-4 रीजन जो होते हैं, हमको ये चीज जानना चाहिए। देखिए, पहली बात तो किसी चीज को बताने के पहले हमको ये जरूर जानना चाहिए कि वो जो लेडीज बच्चे को जन्म दी है, यानी जहां से बच्चा जब पैदा हुआ है, तो उसकी 3 कंडीशन जरूर देखें, प्री नेटल कंडीशन और नेटल कंडीशन और पोस्ट नेटल, यानी गर्भावस्था के पहले की अवस्था, गर्भावस्था के समय की अवस्था और गर्भावस्था के बाद की अवस्था को आप जरूर समझें। अगर ऐसा चीज अगर आप नहीं समझ पाते तो हम बच्चे का असेसमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते, और हम किसी को सही ढंग से बता भी नहीं सकते। तो बताने का सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप देखें तो ये चीज होता है कि जैसे देखिए, जब भी होना चाहिए तो ये जरूर होना चाहिए कि वो जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो पहले तो किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। देखिए, किसी भी दिव्यांगता को आने के कई रीजन होते हैं। पहला तो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है कि कैसे वातावरण में वो परिवार पल रहा है। दूसरा चीज होता है जेनेटिक इफेक्ट होता है कि जो जनरेशन 1 बाई पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जाती हैं। तीसरा जो होता है, अभी क्रोमोसोमल्स आपने देखा कि गुणसूत्री के आधार पर भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। चौथा ये चीज देखा जाता है कि वो हेल्दी है कि नहीं। अगर हेल्दी नहीं है तो ये चीज होना चाहिए कि वो कुपोषण की शिकार तो नहीं है। अगर कुपोषण की शिकार है नहीं है, अगर कुपोषण की शिकार है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि उसके ब्लड के ग्रुप में RH फैक्टर का कोई प्रोसेस तो नहीं है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन तो नहीं है जो बार बार उसको UTI का प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बार बार, या कैसे कुछ मतलब जैसे एक चीज होता है कि ल्यूकोरिया की शिकायत तो नहीं है। अगर ऐसे कोई चीजें अगर बार बार आ रही है तो पहले उसका वो ट्रीटमेंट करे, फिर ही प्रेगनेंसी ले। और प्रेगनेंसी के बाद की अवस्थाएं जो होती हैं, अगर प्रेगनेंस होती है लेडी, तो ये चीज जरूर जाने कि ये किसके फेज पे ये काम कर रहा है। प्रेगनेंसी के फेज में अगर आने के बाद उसको हमेशा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसको न्यूट्रिशन दीजिए। उसको जो जरूरत होता है, विटामिन मिनरल्स, जो भी चीज चाहिए कि उसको बॉडी को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो वो चीज हमें सही मात्रा में सही डोज पे देना चाहिए। और उनका जो वैक्सीनेशन होता है वो सही समय पे वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं होते हैं तो उससे तमाम क्या होता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो कहीं न कहीं से वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है। और जब प्रेगनेंसी हो तो बार बार अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन ना कराएं, लेकिन हम एक मतलब गायनोलॉजिस्ट के संपर्क में जरूर अपना चेकअप करवाएं कि यानी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं। इसको बार बार देखें। अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि बच्चा कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को ग्रसित करता है।
अब यहाँ पे एक चीज होता है कि अगर ये सब चीजें सही रहेगा 9 मंथ के, यानी बच्चा जन्म से पहले पैदा नहीं हो रहा है, जन्म की मतलब जो उनका 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसके बाद बच्चे को पैदा अगर हो रहा है, तो बच्चा अगर नॉर्मल कैटेगरी का पैदा होना, तो ये भी चीज ध्यान देना चाहिए कि वो सही जगह पे पैदा हो रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल में हो रहा है कि घर पे हो रहा है, मतलब एक मतलब एजुकेटेड पर्सन के अंडर में रह के वो बच्चा पैदा हो रहा है कि ऐसे कोई गांव की लेडीज उसको पैदा करा रही है। इस सब चीजों का भी हमें बहुत केयर करना चाहिए। अगर ये सब चीजें होती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है और लोग प्लेसेंटा को वहां से उसके माँ के जो नाभि होती है उससे वहां से मतलब डीअटैच कर देते हैं, हटा भी देते हैं, और ये नहीं देखते कि वो नाड़ उसके गले में तो नहीं फंसी है। अगर नाड़ गले में फंसी है तो वो बच्चा कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, अगर बच्चा पैदा होते वक्त रोया नहीं तो ये मान के चलिए कि उसके पूरे आर्गन में ब्रेन सबसे उसकी जो ब्रेन यानी मस्तिष्क की जो सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन होती हैं, वो क्षति होती है, जिससे बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, बच्चा सीपी भी हो सकता है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ी चीज होता है कि बच्चा पैदा हुआ, अगर जैसे मस्तिष्क ज्वर होता आता है तो कभी क्या होता है कि एक जो लोग कहते हैं कि सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम में क्या होता है मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, तो वो सेरेब्रम में इन्फेक्शन होने की वजह से टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो वहां की सेल डैमेज होती हैं, वहां की न्यूरॉन डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा कभी कभी हो सकता है सुने बोले ना, हो सकता है कि उसका जो आर्टिकुलेशन पूरा बिगड़ जाए, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है सीधे हम समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो चुका। तो प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमें ये सब चीजों पे भी केयर करना चाहिए। और बच्चा जब पैदा हो जाए तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए बच्चा रोया कि नहीं। अगर नहीं रोता है तो ये मान के चलिए मतलब हाइपोक्सिया एंड हिपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो ये मान के चलिए कि वो पूरे आर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो हमारी कोशिकाएं न तो ब्लड ले पाती न तो न्यूट्रिशन ले पाती हैं, जिससे डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए बच्चे का IQ लेवल कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि कम हो जाती है, वो बच्चा जो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हो सकता है। तो ये सब चीजों पे केयर किया जाना चाहिए, ये बच्चे के साथ बहुत जरूरी है, इसको जरूर हम लोग केयर करें। अगर कोई भी ऐसा चीज आता है तो इस पे जरूर केयर करना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। एक चीज आप और जरूर ध्यान दें, जैसे अभी हमने आपसे बताया कि पोस्ट नेटल के बाद भी बच्चे को न्यूट्रिशन का जितने भी टीके हैं वो सब लगवाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कहीं चोट ना लगे, बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि 3 महीने 4 महीने के बच्चे गिर भी जाते हैं और इंटरनली चोट आ जाती है ब्रेन में। उसकी वजह से भी क्या होता है कि सेल में कोशिकाओं में चोट लगने की वजह से सेरेब्रम में या पूरे मस्तिष्क में कोई न कोई न्यूरॉन डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से मैसेज जो चीज मिलना चाहिए वो ब्रेन को नहीं मिल पाता, इसलिए IQ लेवल कहीं ना कहीं घट जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को भी ध्यान देना चाहिए। यानी हमको ये तीनों स्टेज पे ध्यान देना होगा, नेटल, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के समय और गर्भावस्था के बाद। तो ये सब अगर चीजों को आप केयर करते हैं, जैसे अभी इसी से रिलेटेड हमने आपसे बताया कि मेंटल इलनेस भी एक जो होती है बीमारी होती है, और मेंटल इलनेस जो होती है वो 18 साल के बाद होती है। हम लोग छोटे बच्चों में कभी मेंटल इलनेस की बात ना करें, वो बौद्धिक अक्षमता की बात हो सकती है, मेंटल इलनेस की नहीं। मेंटल इलनेस क्या होता है, जैसे अभी कोई भी व्यक्ति होता है वो स्ट्रेस लेता है, और स्ट्रेस जो होता है अगर लंबे समय तक रहता है तो वो एंजाइटी का रूप लेता है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जरूर जाने कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाय बर्थ हो सकती है और वो 18 साल के पहले की अवस्था होती है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह सकते हैं। और मेंटल इलनेस जो होती है वो 18 साल के बाद की प्रोसेस है, वो 18 साल के बाद की अवस्था है। तो ये जरूर क्लियर करें, वो 18 साल में किसी को भी हो सकता है। वो हमने आपसे जो बताया, स्ट्रेस आदमी इस समय ले रहा है, तो स्ट्रेस के साथ अगर वो एंजाइटी यानी तनाव के बाद अगर वो चिंता का कारण बनता है, लोग कहते हैं कि देखा भी गया है तो लोग कहते हैं कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता चिता के समान होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति चिंता करता है। तो अगर वो स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस कुछ समय के बाद डिप्रेशन का रूप ले लेता है, जिसमें अवसाद हो जाता है। अवसाद का मतलब होता है कि वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी उसके समझ लीजिए कि ब्रेन हमेशा हलचल में रहता है, उसको सही ढंग से नींद नहीं आती और वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा। और वो जब उसके बाद भी अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करता तो वो मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है। वो मेंटल इलनेस किसी के साथ भी किसी समय किया जा सकता है, लेकिन ये जो स्टेज है वो 18 साल के बाद की अवस्था है। तो आर्टिकुलेशन में जो भी ट्रेनिंग ये बच्चों के साथ अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ये जरूर जाने कि आर्टिकुलेशन जो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, यानी
भाषा का विकास नहीं हो पाता, बोलने के कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनकी टेंडेंसी नहीं बन पाती, और ये सब चीज़ों को अगर हम करते रहते हैं कंटिन्यूटी, तो ये जरूर प्रोसेस, ये जितनी भी प्रोसेस करना होता है तो ये जरूर जाने कि आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे क्रमबद्ध हर चीज नहीं कर पाते, उनके आई कांटेक्ट, उनके मतलब हमने आपसे बताया टीथ से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, गले से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज इन्फेक्शन होगा कि जैसे कुछ शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर पाते हैं। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही बच्चे, जैसे अगर देखा जाए तो कुछ प्रोसेस में आ जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि एक ऑटिज्म का भी बच्चा होता है, स्वालीन बच्चा होता है, वो ब्रेन का, तो उसको बोलते हैं मतलब उसको बोलते हैं कि एडियस, मतलब बोलते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ऑटिज्म और मतलब इसको बोलते हैं एक सिंड्रोम टाइप का होता है, तो ऑटिज्म बोल सकते हैं, यानी स्वालीन बच्चा भी होता है। तो स्वालीन बच्चा जो होता है वो बुद्धि का तो ठीक होता है उसके आई लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूरॉन की दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो बच्चा स्वालीन होता है, अपने में खोया रहता है, वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाता, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, और बच्चा लर्निंग फेज में नहीं आ पाता, बार बार बताने के बाद वो बस अपने माँ से ही लगाव रखता है। तो ये स्वालीन बच्चा देखने में आपको बिल्कुल फिट लगेगा, लेकिन ये मान के चलिए कहीं ना कहीं उसके साथ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, जो कि नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल की बात है। इसलिए ऐसा बच्चा जो होता है वो ऑटिज्म बच्चा होता है, स्वालीन होता है। और स्वालीन बच्चे के साथ एक ही चीज होता है कि वो अपने को एक जगह स्थिर नहीं रख पाता, वो बहुत मतलब हाइपर एक्टिविटी का बच्चा होता है, कभी भाग दौड़ करता रहता है, ब्रेन उसका कमजोर नहीं होता है, लेकिन उसका जो संचालन करने की क्रियाविधि होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो जितने भी प्रोसेस में अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं, और ये जो टॉपिक है, टॉपिक को विधिवत स्टडी करना चाहिए। और सीआरई में हम लोगों को हमेशा जब भी कहीं सीआरई हो तो अपने वो 100 अंक जुटाने की वजह से नहीं, बल्कि हमको ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की वजह से कि हमारा बार बार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ माइंड इंक्रीज करता रहे, और इसीलिए सीआरई बार बार कराई जाती है। तो जगह जितने भी फेज होते हैं इस स्टेज में हमें बार बार करना चाहिए। तो जैसे अभी एक इसी प्रोसेस को लेके कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे अभी लोग कहते हैं SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, भी इसी का एक फेज अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है एक विशिष्ट अधिगम क्षमता की बात होती है, सीखने में कहीं कमी न कमी होने की वजह से लोग कहते हैं कि भाई ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी 3 होते हैं, उसको आप तीनों जानिए, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने संबंधी होता है, ये डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी होता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, और डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणितीय संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो ये जितने भी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, सब लोग ये चीज जाने कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी एक फेज में आती है, जो कि सब जितनी भी हमारी ये डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी फेज के आधार पे काम करती हैं। तो हमें जरूर सोचने की बात है कि जितना हमने बताया क्लासिफिकेशन के आधार पर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी बताया, हमने ये चीज बताया कि आपका मेंटल इलनेस क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, हमने आपको एक कैटेगरी भी बताया MA/CA फार्मूला से निकालने का, हमने साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आपके सामने बताया, और उसके बाद हमने बताया कि SLD भी क्या होते हैं, और हमने बताया ऑटिज्म स्वालीन बच्चा क्या होता है। तो इससे जितनी भी चीजें ये डिसेबिलिटी है ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग बखूबी जाने, और जानने के बाद एक चीज जरूर जाने कि सबसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड अगर बच्चा है, बौद्धिक क्षमता है, तो उसकी तमाम आर्टिकुलेशन की क्षमता बिगड़ जाती है। तो आर्टिकुलेशन का क्षमता का मतलब है सीधे अब आप कह सकते हैं मुख से, दांत से, गले के साथ कोई भी बहुत ऐसे शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता, अपने बातों को सही ढंग से रख नहीं पाता, अपने बातों को सही ढंग से कह नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। आप लोगों ने बहुत मन से हमको सुना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।